हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, हम जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, जो वुमेन वाला थीम चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने कोशिश की है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं पढ़ा पाऊँ ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको भी उसी तरीके से चीज़ों को देखना है जिस तरीके से पढ़ाई जा रही। ठीक है, एक तो ये याद रखेगा। दूसरी चीज़ कि यार, पहले तो मैं समझाता हूँ आपको कि जब भी जेंडर की बात आती है या वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, मतलब हम किस तरीके से इन लेक्चर्स को देख सकते हैं वुमेन को, वुमेन के ऊपर जो पूरा थीमेटिक जो सीरीज या लेक्चर्स जितने रहेंगे वो किस तरीके से बनाए जा सकते, किस तरीके से पढ़े जा सकते हैं, वो मैं एक बार आपको समझाता हूँ ताकि आपको भी ऐसा ना हो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते टाइम क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ आ रही और ये सारी चीजें। ठीक है, देखो, मैं आपको उस दिन बताया था कि हमने तीन मतलब चार यूनिट्स में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली चार सेक्शन में। तो हमने फर्स्ट वाला देखा, फर्स्ट वाला जो देखा दैट वाज जेंडर वोइलेंस। क्या था वो? जेंडर वोइलेंस था। अब मतलब किसी वुमेन को एम्पावर करने के लिए, मतलब आप सोच रहे हैं कि इक्वालिटी लेके आए, वुमेन जो है अच्छे स्पेस पे जा पाए, अच्छी जगह पे, अच्छे स्पेस एज इन अच्छी पोजीशन पे जा पाए, उनको एम्पावर कर सके, तो सबसे पहला जो मतलब एक एजेंडा है दैट इज कि उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है, जिस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, रेप हो गए, एसिड अटैक हो गए, जो हमने पढ़ा मैरिटल रेप हो गया, तो उस टाइप की वायलेंस को आप कम करो, तभी वो बाहर निकल पाएंगे एंड तभी जाके हम उनके एम्पावरमेंट की बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसलिए हमने उसको वायलेंस वाले में को सबसे फर्स्ट पढ़ा है। अगर हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि वायलेंस जो है सारी हमने रिड्यूस कर दी, बिल्कुल एकदम कम हो गई है वायलेंस, तब हम बातें करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की। ठीक है, यानी कि जो लेडीज हैं, जो घरों में वाइफ है, सिस्टर है, उनको हम काम करने की आज़ादी दे रहे हैं, बाहर जाने की आज़ादी दे रहे हैं, तभी तो उनका एम्पावरमेंट हो पाएगा ना। तो पहले आप वायलेंस को खत्म करो, फिर आप एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पूरा एम्पावरमेंट के ऊपर रहेगा। सर, एक्चुअल में एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? क्या सिर्फ जॉब दे देना एम्पावरमेंट है क्या? ठीक है, तो ऐसे पूरा हम देखेंगे। अब जब हम उनको एम्पावर कर देंगे तो थर्ड जो यूनिट आएगी हमारा, कि सिर्फ उनको जॉब देना या उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को कम करना हमारा पर्पज नहीं होना चाहिए, उनको लीडरशिप में भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो अगला जो हम लेक्चर देखेंगे वो वुमेन इन लीडरशिप देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो, मतलब इस तरीके से हमने इस चीज को डिजाइन किया है कि आपको सिस्टमेटिकली वो चीजें समझ भी आई कि पहले वॉयलेंस था, फिर एम्पावरमेंट कर रहे हैं, फिर एम्पावरमेंट से अगला जो स्टेप होता है दैट इज लीडरशिप में भी वुमेन रहे, वुमेन के अंडर काम कर पाए, मेल जो है, जो इक्वालिटी एक तरीके से हम अचीव कर पाए उन सारी चीजों में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एम्पावरमेंट पढ़ेंगे। आई होप आपने वॉयलेंस वाले सारे डायमेंशन जो है अच्छे से कवर की है। ठीक है, आज हम अच्छे से एम्पावरमेंट को समझेंगे, एम्पावरमेंट के कितने डायमेंशंस है, किस तरीके से, क्या थ्योरेटिकल पैराडाइम है, मतलब कुछ थ्योरीज है एम्पावरमेंट को लेकर कि एक्चुअल में एम्पावरमेंट होता क्या है, वो सारे देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट अच्छे एकदम फोकस से, बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छे से स्टार्ट करते हैं आज का वुमेन एम्पावरमेंट। तो पहली जो हमारी डायमेंशन है वो ये है कि सर, एम्पावरमेंट क्या है? व्हाट इज एम्पावरमेंट? कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? हम यहाँ पे दो चीजें समझेंगे, एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन। ठीक है, एम्पावरमेंट को समझने के लिए मैं थोड़ा कंपेयर करूंगा इसको पार्टिसिपेशन से। एम्पावरमेंट वर्सेस पार्टिसिपेशन, कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो, मान लो हम बात करें कि सर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की, मैं बात करता हूं सबसे पहले, या फिर एक कंडीशन आपको देता हूं कि सर इकोनॉमिक लेवल पे हम बातें करें। इकोनॉमिक लेवल पे हम बातें करते हैं कि यार हमने विमेन को, जो लेबर फोर्स है उसमें पार्टिसिपेशन रेट जो है वो काफी बड़ा है। लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ा है। तो ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा मैं बोलता हूँ, ठीक है यार, उनको जॉब्स जो है फॉर्मल सेक्टर में भी मतलब मिलना स्टार्ट हुई है, इनफॉर्मल में भी मिलना स्टार्ट हुई है।
ठीक है, वो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जैसे कॉरपोरेट हो गया, जुडिशरी हो गया, उनमें भी जा रही हैं। ठीक है, ऐसे हम पेपर्स में मतलब ऐसी बातें करते हैं कि ठीक है ये। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए ठीक है कि आपने वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में बढ़ाया, आपने उनको जॉब्स देना स्टार्ट किया, अपने अलग अलग सेक्टर्स में उनकी जो प्रेजेंस है वो बढ़ रही है रिलेटिवली, ठीक है, ये बात सही है। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि क्या क्या उनका कंट्रोल आया रिसोर्सेज के ऊपर? कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? क्या जो फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके घर में हमारे घर में कोई लेडी अगर जॉब भी कर रही है बाहर, दैट इज वन थिंग, बट क्या उनके पैसे के ऊपर, क्या उनके इनकम के ऊपर, क्या उनके हस्बैंड की जो जमीन है उसके ऊपर, उनके पास जो भी लैंड कैपिटल इनकम, क्या उसके ऊपर जेन्युइनली उस वुमेन का कंट्रोल है? ठीक है, क्या वो डिसीजन ले सकती है कि पैसे किसको कितने देने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? ठीक है, ऑल दो हम इलीट क्लास में कुछ वो एम्पावरमेंट है, बट ट्रू सेंस में इवन अगर मिडिल क्लास में हमने विमेन का LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा बताया है, तो एक्चुअल में उनका जो कंट्रोल जो है वो नहीं है उन रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, चलो एक कंट्रोल की बात भी ठीक है। दूसरी आप बात समझो, क्या उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर आई? डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर मतलब कि मान लो कि भाई घर में किस टाइप के डिसीजन लिए जा रहे हैं उनमें उनकी सेइंग जो है बड़ी हो। ठीक है, हम देखो मेजोरिटी वुमेन की बात कर रहे हैं, ऐसे एक्सेप्शन जो है इलीट क्लास जो है कॉर्पोरेट में काफी टॉप पर पहुंची है वुमेन, नो डाउट। ठीक है, हर सेक्टर में टॉप पर पहुंची है, बट मैं मेजोरिटी वुमेन की बात कर रहा हूँ। क्या उनकी डिसीजन मेकिंग पावर मैन के इक्वल हमने की? नहीं की। ठीक है, क्या कम्युनिटी स्पेस में उनको वो एम्पावरमेंट मिला? कम्युनिटी स्पेस मतलब गांव की कुछ बातें हैं जहाँ पे, जहाँ जो गांव के बड़े लोग या मेल जो लोग हैं वो जहाँ डिसीजन लेते हैं, क्या वो डिसीजन ले पा रही है उन पार्टिस उस स्फेयर में, कम्युनिटी वाले स्फेयर में क्या इन्वॉल्व हो पा रही है? नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा देख लो, क्या फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन, अगर वो जॉब भी करने लग गई है, मान लो कोई लड़की है या कोई शादीशुदा लेडी है वो जॉब कर रही है, क्या हम कह सकते हैं कि उसके घर में उसको अब वायलेंस नहीं होता या उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता? ये भी नहीं कह सकते। तो क्या ट्रू सेंस में हमने कुछ एम्पावरमेंट किया? मैं आपको एक अभी आपने न्यूज में सुनो होगी शायद, लगभग 15-20 दिन पहले की बात है। एक लेडी है, मतलब उनका नाम सॉरी मैं भूल गया हूँ, शायद स्वाति नाम था या कुछ। ठीक है, बट वो दिल्ली की है और वो स्वेट कमांडो में है। दिल्ली में एक कमांडो फोर्स होती है वुमेन की। क्या है, दिल्ली में एक कमांडो फोर्स होती है, स्वेट कमांडो। ठीक है, तो वो लड़की उसमें काम कर रही थी, मतलब अच्छी कमांडो ऑफिसर थी वो, और उसकी शादी हो रखी थी, लव मैरिज हो रखी थी। ठीक है, एंड उसके हस्बैंड ने ही उसका मर्डर किया है, डंबल से उसको उसके सर में मार के उसका मर्डर कर दिया है। रीजन कुछ डाउरी के केसेस आ रहे हैं, कुछ ऐसा आ रहा है न्यूज में कि उसके हस्बैंड के कुछ अफेयर्स थे जिसके बारे में उसको पता था, मतलब ठीक है, वो एक्चुअल रीजन क्या है वो पुलिस पता कर लेगी, बट कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो जो हस्बैंड है वो भी पैसे कमा रहा है, वो भी किसी मिनिस्ट्री में लगा हुआ है, सरकारी जॉब है। ठीक है, और जो विमेन थी वो भी पैसे कमा रही थी, वो खुद एक कमांडो है, बिल्कुल एम्पावर्ड वुमेन है, बट फिर भी उसके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है वो तो हम नहीं रोक पा रहे। ठीक है, ठीक है, ये समझ आया। अगला, अगर मैं बात करूं कि क्या वो अपनी लाइफ चॉइसेस क्या खुद बना सकती हैं? लाइफ चॉइसेस क्या बना सकती है? लाइफ चॉइसेस यानी कि क्या वो डिसाइड कर सकती हैं कि वो शादी कहाँ करेगी? इवन मैंने कुछ फैमिली को या कुछ अपने रिलेटिव्स में भी देखा है, या गांवों में भी सुना है, शहरों में भी सुना है कि लड़की भले ही जॉब कर रही है बट शादी जो है वो पेरेंट्स की मर्जी से करेगी। ठीक है, फिर उसका मतलब फैमिली प्लानिंग को लेकर, रिप्रोडक्शन को लेकर, मतलब कि कितने बच्चे करने हैं, या
कब बच्चे करने हैं, इन सब पे उसका कोई डिसीजन नहीं है। तो लाइफ चॉइसेस के ऊपर भी उसका कोई डिसीजन नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ हम बातें कर रहे हैं कि सर इकोनॉमिक लेवल में हमने देखो ये इंप्रूव किया, ये इंप्रूव किया। हम अच्छे से डेटा की बात करेंगे पूरा एलएफपीआर में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, कि डेटा वर्सेस जो रियलिटी है वो क्या है। बट अभी आपको सिर्फ यहां से अगर मैं बात करूं कि आपको समझना क्या है, आपको इन दो वर्ड्स में मीनिंग समझना है कि सर व्हाट इज एम्पावरमेंट एंड व्हाट इज पार्टिसिपेशन। हमने बस एक डिफरेंस देखा कि सर हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज पार्टिसिपेशन, कि हमने वुमेन को अलग अलग जगह पे पार्टिसिपेट करवा दिया है। बट ये जो इधर बातें कर रहे हैं ये एम्पावरमेंट एक्चुअल में ये है, और ये जो है ये हुआ नहीं है अभी तक। तो फिर एम्पावरमेंट है क्या, कैसे करेंगे, वो पूरा आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए। अब उसको समझने के लिए मैं आपको थोड़े कुछ फ्रेमवर्क, कुछ थ्योरेटिकल, मतलब जैसे जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन्होंने स्टडी की है कि एक्चुअल में यार एम्पावरमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, कब हम मानेंगे कि एम्पावरमेंट है वुमेन का। तो ऐसे बड़े लोगों ने उस चीज को स्टडी किया है। तो मैं आपको कुछ ऐसी थ्योरीज बताऊंगा जिनको आपको याद रखना है। आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, उन थ्योरीज पे एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा। बट आप अगर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ठीक है, एम्पावरमेंट का जो ट्रू मीनिंग है वो ये है, तो फिर आपको मतलब एक एक्स्ट्रा एज मिलते हैं कि हाँ आपने एम्पावरमेंट की जो बातें हैं वो अच्छे से की है। देखो यूजुअली क्या होता है, जब आप ऐसे राइटिंग करोगे, हाँ, जब आप ऐसे राइटिंग करते हो तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि पार्टिसिपेशन के बारे में लिख रहे हैं या एम्पावरमेंट के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ही इन पे पूछ लिया, मान लो कि वुमेन पार्टिसिपेशन वर्सेस एम्पावरमेंट, तो फिर बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मतलब टफ क्वेश्चन एज इन कि बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि एम्पावरमेंट कहाँ करना चाह रहे हैं। बट मतलब ऐसे तो लिखने को कुछ ना कुछ आप लिख के ही आएंगे, बट आपको बहुत ज्यादा वैलिड आर्गुमेंट आप नहीं दे पाएंगे कि क्यों इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ना उनका एम्पावरमेंट नहीं है। तो ये आप सोच नहीं पाएंगे उस टाइम पे। तो इसलिए व्हाट आई थॉट कि आपको मैं अच्छे से एक बार चीजें समझा पाऊं, कि कुछ थ्योरी आपको पता हो, कुछ जो थिंकर्स है वो पता हो कि यार इसकी अप्रोच ये है, एम्पावरमेंट का मीनिंग ये है। तो ऐसे हम कुछ अप्रोच पढ़ेंगे। पहला जो है, पहले जो थिंकर है उनका नाम है नैला कबीर, नाइला कबीर या जो भी बोल लीजिए, मुझे प्रोनाउंशिएट नहीं करना आ रहा। नैला कबीर इनका एम्पावरमेंट मॉडल है। तो हम समझते हैं कि ये क्या कहते हैं कि सर एक्चुअल में एम्पावरमेंट क्या है। मतलब हमने इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट का थोड़ा कंसेप्ट देखा कि कैसे पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट में डिफरेंस है। बट फिर एक्चुअल में एम्पावरमेंट है क्या, इस पे इनकी क्या अप्रोच है, कबीर जी की क्या अप्रोच है, वो हम समझते हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है वो भी मैं बताऊंगा। इनमें से आपको सिर्फ कितना याद रखना है, आपको कभी इनकी थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाएगी कि ये थ्योरी क्या है। ठीक है, अब देखो इनका क्या कहना है कि यार एम्पावरमेंट का जो मीनिंग होता है ना, मैं लिखता हूं यहाँ पे, एम्पावरमेंट इक्वल टू रिसोर्सेज प्लस एजेंसी प्लस अचीवमेंट्स। रिसोर्सेज क्या है, एजेंसी क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, वो हम समझेंगे। बट इनका जो फ्रेमवर्क जो है, इनका एम्पावरमेंट मॉडल का जो फ्रेमवर्क है, उसमें एम्पावरमेंट जब भी वर्ड आता है, इट इज नॉट ओनली अबाउट रिसोर्सेज, इट इज नॉट ओनली अबाउट एजेंसी, इट इज नॉट ओनली अबाउट अचीवमेंट्स। कि आपने देखो हमारी अचीवमेंट हुई है कि हमने 2 लाख लखपति दीदी बना दी, हमने वुमेन के लिए ये स्कीम चलाई उसमें इतना कर रहे हैं, हम फ्री उनको 1,000 रुपए जो है मंथली पैसा दे रहे हैं। ये दीज आर अचीवमेंट्स, बस दिस इज नॉट एम्पावरमेंट। तो फिर एम्पावरमेंट है क्या, उसको समझने के लिए हम थोड़ा रिसोर्सेज पे जाते हैं, एजेंसी पे जाते हैं, अचीवमेंट्स पे जाते हैं, वन बाय वन। पहले हम समझते हैं रिसोर्सेज क्या है। फिर हम हम बात कर रहे थे नाइला कबीर की जो एम्पावरमेंट थ्योरी है उसके बारे में। ठीक है, कबीर जी के हिसाब से एम्पावरमेंट का मतलब होता है रिसोर्सेज प्लस एजेंसी प्लस अचीवमेंट्स। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं।
ठीक है, जब वो रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि जो एक कंपोनेंट है एम्पावरमेंट का, रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आप उनको एक्सेस दे रहे हो, मटेरियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हो। ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको, एक मिनट। और फिर तीसरा, मान लो कि आप सोशल रिसोर्सेज भी उनको प्रोवाइड करवा रहे हो। अब रिसोर्सेज का मतलब हमें पता है कि ऐसी, मतलब वो रिसोर्स, वो बेसिकली एसेट या जो भी कह लीजिए, स्किल मान लो। देखो, मटेरियल रिसोर्सेज में क्या आता है कि आपने लैंड दे दी, तो आपने एक रिसोर्स तो उनको दे दिया, आपने इनकम दे दी, आपने दूसरा रिसोर्स दे दिया, आपने कैपिटल पैसे वैसे दे दिए, ठीक है, तो आपने मटेरियल रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करवा दिया। तो अगर आप किसी को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, आपने वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाया है, तो आपने उनको मटेरियल रिसोर्स जो है प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, मान ली ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर आपने उनको एजुकेटेड किया है, एजुकेशन जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्सेज का कंपोनेंट है। स्किल डेवलपमेंट की है, उनको कुछ सिखाया है, वो भी। सोशल मतलब आपने उनकी नेटवर्किंग पे काम किया है, आपने उनकी कम्युनिटी बिल्ड की है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ठीक है। तो आप किसी ना किसी तरीके से उनको रिसोर्स प्रोवाइड करवा रहे हो, दैट इज वन पार्ट ऑफ कंपोनेंट। अब वो दूसरा पार्ट बोलते हैं कि सिर्फ रिसोर्सेज काफी नहीं है, अब उनके पास खुद की एजेंसी भी होनी चाहिए। एजेंसी का क्या मतलब है? खुद के हिसाब से डिसीजन लेने की पावर, खुद के डिसीजन खुद लेने की पावर इज एजेंसी, कि मैं अपने हिसाब से एक्शन ले सकूं। मेरी इनकम आ रही है, मैं उस इनकम को कहाँ खर्च करूं, किसको कितना पैसा दूं, अपने पास रखूं, इन्वेस्ट करूं, सेव करूं, जो भी है वो डिसीजन मेरे होने चाहिए, ठीक है। मान लो कि लैंड भी है, अगर कागजों में मेरे नाम पे कोई लैंड है, बट एक्चुअल में क्या मैं उस लैंड के ऊपर ओनरशिप है, उससे रिलेटेड डिसीजन में ले पा रही हूँ या नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन, स्किल, तो ये क्या कहता है एजेंसी की, अगर हम लिखना चाहे, एजेंसी का क्या मतलब है कि सर, एबिलिटी टू मेक चॉइसेस। देखो, ये सिर्फ समझने के लिए चीजें हैं, आपको एज इट इज ऐसे में ये सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी, कि वो अपने चॉइसेस बना पा रही हैं, खुद अपने गोल सेट कर पा रही हैं, एक्शन ले पा रही हैं उन चीजों पे, ठीक है, दैट इज एजेंसी। अब मान लो आपने एजुकेशन तो दे दी, एक एजुकेटेड लड़की है, बट क्या आप कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज कि वो एजुकेटेड है, उसकी फैमिली उसको अपने हिसाब से शादी करने के लिए अलाउ कर देगी, लव मैरिज के लिए अलाउ कर देगी? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करेगी। मान लो आपने जॉब तो दे दी, बट क्या आप कह सकते हो कि उस जॉब के बाद, मान लो एक लड़की है, एक वुमेन है जो जॉब करती है, कोई स्कूल में टीचर है, कोई बैंक में कुछ है, कोई बड़ी पोस्ट पे है, कोई छोटी पोस्ट पे है, बट वो जॉब कर रही है, क्या जॉब करने के बाद क्या आप कह सकते हो कि आ, मतलब उनको वोयलेंस से बचा लिया जाएगा? 86% जो वुमेन है अभी भी वोयलेंस को रिपोर्ट नहीं करते, डोमेस्टिक वोयलेंस को। एक तो यहाँ पे भी उनकी एजेंसी खत्म कर दी हमने, कि वो रिपोर्ट करना चाहते हैं बट नहीं करने दिया जाता उनको, सोशल बैरियर इतने हैं, ठीक है। अगर वो जॉब भी कर रही है फिर भी वो वोयलेंस से नहीं बच पाएगी। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक अभी दिल्ली में एक कमांडो थी, काजल नाम है शायद उनका, काजल नाम था। तो वो कमांडो, स्वेट कमांडो थी, दिल्ली की खुद की एक कमांडो फोर्स है, स्वेट कमांडो बोला जाता है, ठीक है। और अब वो उसमें काम करती, वो कमांडो ऑफिसर, आप सोचो कि उनके पास एजेंसी भी है, सब कुछ है, मतलब एजेंसी नहीं, बेसिकली इनकम भी है, पावर भी है, कमांडो ऑफिसर बन चुकी है, ये सारी चीजें हैं। फिर भी उसके हस्बैंड, जो कि एक मिनिस्ट्री में कहीं क्लर्क है, ठीक है, उसके हस्बैंड ने उस स्वेट कमांडो की का मर्डर कर दिया, एक अपने ही घर में डंबल से मार के। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भले ही वो जॉब करती थी, स्टिल उसके अगेंस्ट वायलेंस हम नहीं रोक पा रहे। उनके पास एजेंसी नहीं है भाई, कि अपने हिसाब से वो अपनी चॉइसेस, अपनी फ्रीडम को इंश्योर कर पाए, ठीक है। फिर इसमें थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? अचीवमेंट्स। थर्ड क्या है? अचीवमेंट। अचीवमेंट का क्या मतलब है कि आप जेन्युइनली आप देखो कि आउटकम आए या नहीं आए, मतलब आपने एजुकेशन दी लड़कियों को, आपने एजुकेशन की कोई स्कीम चलाई, क्या उनको जॉब में वेज पैरिटी मिली, क्या वो लीडरशिप पर पहुंच पाई, ठीक है। मतलब अचीवमेंट का मतलब आपने कुछ अचीव किया या नहीं। अगर मान लो कि हेल्थ के रिलेटेड आपने पॉलिसी चला रखी है, दुनिया भर की पॉलिसी चला रखी है, बट क्या आप मोर्टेलिटी रेट को कम कर पाए या नहीं,
क्या आप एनीमिया को कम कर पाए या नहीं उनमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप ट्रैक करते हो, अगर जनरली आपने अचीव किया है, तब आप बोल पाओगे कि हाँ हमने वुमेन एम्पावरमेंट किया है। ऐसा नहीं कि आपने कागजों में बोल दिया कि हमने 2000 करोड़ 2500 करोड़ जो है वुमेन को इस स्कीम के लिए दे, हमने 1000 रुपए मंथली जो है हम उनको वैसे दे रहे हैं, लाडली योजना, बेटी योजना, पता नहीं कैसी कैसी योजना चल रही है। बट आप क्या उससे कुछ अचीव कर रहे हैं? क्या वो खुद की ग्रोथ कर पा रही हैं? क्या उनमें एनीमिया या फ्रीडम ये सब आ पा रहा है? मतलब एनीमिया कम हो पा रहा है? क्या मोर्टेलिटी रेट कम हो पा रही है? क्या उनका लिटरेसी बढ़ पा रही है? क्या वो बड़ी पोजीशन पे पहुंच पा रही है? क्या उनकी सेफ्टी हो पा रही है? ये सारी चीजें आप अचीवमेंट में काउंट करोगे, ठीक है। तो आपको ये क्या याद रखना है, जब भी आप किसी एस्से पे लिखे वुमेन एम्पावरमेंट का कोई एस्से आता है, तो आप कबीर जी का इवन नाम चाहे तो नाम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो आप जब ब्रेनस्टॉर्म करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैं एम्पावरमेंट की बात करूं तो मेरे दिमाग में ये 3 डायमेंशन आनी चाहिए। पहली, रिसोर्सेज, क्या कोई स्कीम जो है उनके रिसोर्सेज के लिए हमने की है। दूसरी, एजेंसी, क्या हम जेन्युइनली एजेंसी उनका कर पा रहे हैं, एजेंसी दे पा रहे हैं या नहीं, उनको खुद के डिसीजन लेने की फ्रीडम उनको दे पा रहे हैं या नहीं। थर्ड, इतना सब कुछ करने के बाद क्या जनरली हमने कुछ अचीव किया है या नहीं किया, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी अप्रोच जो है, जो जो अमर्त्य सेन की है, ये शायद आपने पढ़ी भी होगी। अमर्त्य सेन की क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच, इस अप्रोच का नाम है। देखो, हर किसी थिंकर की जो भी ये हैं, उनकी इकोनॉमिस्ट हो गए या थिंकर हो गए या फिलोसफर हो गए, उनके हिसाब से जो यहाँ पे उनकी अप्रोच का नाम है ना, आपको वो नाम जरूर याद रखना है कि इन्होंने बोला है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो आप इसमें कैपेबिलिटी वर्ड जो है इनका एक्चुअल में वो कीवर्ड है। जो अमर्त्य सेन की जब भी बात करोगे तो आप कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करोगे तो कैपेबिलिटी लिखना जरूरी है, अदरवाइज वो फिक्स नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, सही नहीं लिख पाओगे। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं कि सर एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या है। एम्पावरमेंट का एक्चुअल जो मीनिंग है कि आप वुमेन की फ्रीडम को एक्सपेंड करो, उनकी कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करो। यानी अगर आपने उनको एजुकेशन दे दी, दैट इज वन पार्ट, बट एजुकेशन के बाद वो कहाँ जॉब करना चाह रही है, ठीक है, कितनी स्किल है वो, अगर स्किल उन्होंने गेन की है तो आप उनको प्रमोट कर रहे हो, वो लीडरशिप पे पहुंचने के लायक है तो वो लीडरशिप पे पहुंच रही है। दिस इज ट्रू एम्पावरमेंट। ना कि आपने ये बोल दिया कि देखो हम कितनी लड़कियों को एजुकेट कर रहे हैं, ना कि आप दूसरी चीज, मान लो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कि आपने जॉब तो प्रोवाइड कर दी, बट किस टाइप की जॉब, वो बिल्कुल लो वेजेस की जॉब आप दे रहे हैं, ठीक है, क्या उनको वेज बराबर मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये क्या कहने चाह रहे हैं कि सर बातें सिर्फ फॉर्मल राइट्स में आप बातें मत करो, नॉट जस्ट फॉर्मल राइट्स, बट बिल्ड रियल कैपेबिलिटीज। इसको कैसे समझते हैं, जैसे मान लो कि एक दलित वुमेन है बिहार की, कौन है एग्जाम्पल अगर ले, एक दलित वुमेन है बिहार की, ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे बिहार से, मेरा कोई ऐसे, अगर किसी एग्जाम्पल में मैं अपने मतलब किसी भी स्टेट का नाम लेता हूं तो मैं बिल्कुल स्टीरियोटिपिकल नहीं हूं, वो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए है। आपको चीजों को बिल्कुल ही अदर डायरेक्शन में नहीं सोचना चाहिए किसी भी लेक्चर में, कोई भी टीचर अगर ऐसे, तो ये सिर्फ हम बातें कर रहे हैं स्ट्रक्चरल लेवल पे, एक उस एग्जाम्पल को दिखाने के लिए, ठीक है, कि एक्चुअल में बिहार का रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है, उससे आपको पर्सनली उन चीजों को नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि सर मान लो कोई दलित वुमेन है बिहार की, और अब हम उनको बोलते हैं यार, हम मतलब कागजों में क्या दिखाते हैं कि सर LFPR बढ़ा है, पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, हमने वुमेन के लिए मुद्रा लोन खोल दिया है, तो वो चाहे तो लोन लेके कुछ काम भी कर सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मान लो कि हमने इक्वल पे के राइट्स इंश्योर कर दिए हैं, कि लेबर राइट्स जो है उसमें हमने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कर दिया है, ठीक है। और हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेके आ रखे हैं, अगर वायलेंस होगी तो उसको बैन कर दे, मतलब सजा मिलेगी जो भी कर रहा है। हमने हिंदू एक्ट में लैंड भी ओन कर सकती हैं लेडी,
ये भी हमने डाल दिया है। ये सारी चीजें हमने कागजों में कर दी हैं, फॉर्मल राइट्स हमने दे दिए हैं। अब हम जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि हम इस दलित वुमेन के बारे में सोचे, क्या रियल में ये अपने गांव में मुद्रा लोन लेके क्या कोई स्टार्टअप खोल सकती है? आप खुद सोचो, क्या बिहार की कोई दलित वुमेन मुद्रा लोन लेके स्टार्टअप खोल सकती है? सबसे पहला जो अपोजिशन आएगा उसकी फैमिली से आएगा, फिर उसके आस पड़ोस से आएगा, फिर उसकी पंचायत सपोर्ट नहीं करेगी, अपर कास्ट के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, उसका स्टार्टअप चलेगा नहीं, उससे लोग चीजें खरीदेंगे नहीं, उसकी प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा नहीं, बहुत चीजें हैं, नहीं खोल सकती। दूसरी चीज, मान लो कि वो कहीं काम कर रही है, किसी इवन वो लेबर वर्क ही कर रही है, इनफॉर्मल सेक्टर में कर रही है, क्या वो इक्वल पे की डिमांड कर पाएगी? क्या हमने उसको इतनी कैपेबिलिटी दे दी कि यार अगर उसको इक्वल पे नहीं मिल रहा तो वो जाके कंप्लेन कर दे और आ, फिर वो अपने हक के लिए लड़े? क्या इतनी कैपेबिलिटी उसको दी है? नहीं, उतनी कैपेबल हमने अपनी यहाँ की जो वुमेन है उनको बनाया ही नहीं है, बना ही नहीं पाए हैं। तो अमृता सेन जो बोल रहे हैं वो है कैपेबिलिटी अप्रोच, कि आप कागजों में क्या कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आप रियल कैपेबिलिटी बिल्ड हुई या नहीं हुई, दैट इज द ट्रू एम्पावरमेंट। ठीक है, कि रियल में उतनी हिम्मत, उतना उतना हमने उसको कैपेबल किया। कैपेबल का मतलब कैसे आप समझोगे, कि मान लो कि कोई एक बंदा है, मान लो ये इक्वल वेज की डिमांड करती है और कोई एक बंदा है वो मना कर देता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई भी है, ठीक है, वो मना कर देती है, तो हम इसको प्रॉपर एक सिस्टम दे, एक नेटवर्क दे, लीगल एड दे कि ये कैपेबल है अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने को। दूसरी चीज, मतलब जो भी फैसिलिटीज है, मान लो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो इतने अच्छे से इन्फोर्समेंट कर पाए कि इसको पता हो कि यार कास्ट अगर मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो मैं सरकार मेरी हेल्प में खड़ी है बिल्कुल। तो हमने इंटरनली उनको कैपेबल बनाया ही नहीं है उतना, वो एक ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस उनको नहीं दे पाए हैं। ठीक है, थर्ड बात करते हैं। थर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अगेन अप्रोच का नाम याद रखना है। वो थिंकर्स का नाम याद रह पाई तो बिल्कुल अच्छी बात है, बट नहीं रह पाई तो परेशान नहीं होना। थर्ड जो है दैट इज इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच। इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच क्या है, किनके है? किम्बरले क्रैंशा। इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच क्या बोलती है कि सर डिस्क्रिमिनेशन का जो पहलू है या जो पावर जैसे ऑपरेट करती है वो सिर्फ एक जेंडर के ऊपर ऑपरेट नहीं करती, कि मतलब आपने बोल दिया कि मेल और फीमेल एक ये ही एक डिवीजन है कि सारी फीमेल जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन सेम होता है, नहीं। अब मेल और फीमेल एक पार्ट है, जेंडर जो है एक पार्ट है डिस्क्रिमिनेशन का। बट मान लो एक ऑफिस है और यहाँ पे कोई वैकेंसी आई है, यहाँ पे वैकेंसी आई है फीमेल की कोई, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे दो लेडी जाती है, एक दिल्ली की है और वो ब्राह्मण कास्ट से है, अपर कास्ट से बेसिकली, ठीक है। एक मान लो कि, ठीक है, हम दोबारा अगर बिहार का ही मैं एग्जांपल लूं, बिहार से है, और दूसरी मान लो कि वो लो कास्ट से, एससी से है, और ये चीजें उनकी प्रोफाइल में मेंशन्ड है। तो यो यहाँ जो बंदा बैठा है, क्या आप कह सकते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा? नहीं। अगर वो अपर कास्ट का बंदा है तो 99% चांसेस है कि वो भले ही जो बिहार की लेडी है वो स्किल में ज्यादा स्किल्ड हो, स्टिल वो अपर कास्ट को लेकर भी डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो कहने इनका क्या अप्रोच है कि फीमेल भी जो है वो सेम डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करती। उनके भी किस पे बेसिस होते हैं कि सर उनकी कास्ट क्या है, ठीक है, उनका रिलीजन क्या है, वो किस रीजन से आ रखी हैं, ठीक है, उनका वो फिजिकली फिट है या हैंडीकैप्ड है, ठीक है, वो अर्बन है या रूरल है, मतलब वो रीजन वाला ही हो गया, अर्बन है या रूरल है, ठीक है। तो इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच बोलती है कि सर डिस्क्रिमिनेशन इंटरसेक्शन के बेसिस पे काम करती है, कि आपको मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन आप फेस कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप क्या क्या, मान लो कि आप लो कास्ट से हो और फीमेल हो तो अलग डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे सोचो कि एक हैंडीकैप्ड वुमेन है, मुस्लिम है, मुस्लिमों में भी दलित होते हैं, तो दलित है और फीमेल है, मतलब हम बात करें,
तो सबसे पहला तो उसको फीमेल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, फिर दलित के बेसिस पे मिलेगा, फिर मुस्लिम के बेसिस पे, फिर हैंडीकैप। तो वो ये 4 डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगी, चारों का इंटरसेक्शन फेस करेगी, बजाय कि एक जो फीमेल जो सेम मतलब नॉर्मल एक फीमेल है अपर कास्ट की। ठीक है, तो इसको कैसे देखना है कि जब भी आप कोई स्कीम लेके आए तो वो एक टारगेटेड मैनर में लेके आनी चाहिए कि यार किनको टारगेट कर रहे हैं हम। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सरकार लेके आई है रिजर्वेशन, लोकसभा में रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन का जो बिल आ रखा है, मतलब पास हो चुका है 2029 से लोकसभा में, और स्टेट की जो असेंबलीज है उनमें रिजर्वेशन मिलेगा 33%, है ना। अब ये 33% इन्होंने बोल दिया कि किनको मिलेगा, वुमेन को, और उन्होंने बोल दिया कि जो कंस्टिट्यूएंसी है ये रोटेशन बेसिस पे रहेगी, कि किस एरिया में वो सीट आती है वो रोटेशन बेसिस पे रहेगा। जस्ट सपोज कि एक यूपी में कोई ये कोई एरिया है जहां पे वुमेन की सीट आई है। अब यहाँ पे 2 टाइप की वुमेन है, मान लो 3 टाइप की वुमेन है। पहली है अपर कास्ट, जो कि पॉलिटिकली एफ्लुएंट वुमेन है, मतलब रिजर्वेशन है कि यहाँ पे जो सीट है उसके लिए सिर्फ वुमेन कैंडिडेट जो है फाइल कर सकती है नॉमिनेशन। अब फाइल किया है एक अपर कास्ट पॉलिटिकली एफ्लुएंट फैमिली से है, उसने फाइल किया है अपना नॉमिनेशन। दूसरी है दलित वुमेन है बट वो पढ़ी लिखी है। ठीक है, थर्ड जो है मुस्लिम है। तो आपको क्या लगता है कौन सी जीतेगी इनमें से? तो बहुत ज्यादा चांसेज है कि ये जो अपर कास्ट पॉलिटिकली एफ्लुएंट वुमेन है यही इस सीट पे कब्जा करे। तो कहने का मतलब क्या है कि भले ही आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो, बट अगर आप सारी वुमेन को एक कैटेगरी मान के चल रहे हो तो इन तक कभी भी वो चीज, वो बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारा बेनिफिट जो अपर कास्ट वुमेन है, जो पॉलिटिकली एफ्लुएंट वुमेन से है, ऑलरेडी जो होगा क्या मतलब ऐसे रिजर्वेशन में कि जो ऑलरेडी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी वाइफ को खड़ा करेंगे और वो वोट लेंगे और वो ही लोकसभा में जाएंगे। ठीक है, तो वो एक अलग एंगल है, बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सिर्फ सारी जो फीमेल है वो एक कैटेगरी में नहीं आती, उनमें भी इंटरसेक्शन है कि कोई जेंडर के बेसिस पे है, कोई जेंडर प्लस कास्ट है, कोई जेंडर प्लस कास्ट प्लस रिलीजन है। तो आपको ये याद रखनी है इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच। फोर्थ बात करते हैं ट्रिपल बर्डन थ्योरी। बस एक और है, आपको बस ये, मुझे पता है कि ये काफी हेल्पफुल रहेंगी, इसलिए आप अभी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा हो कि बहुत डिटेल में मतलब चीजें पढ़ा रहे हैं, बट आपको इन दी एंड जब आप रिवाइज करेंगे, अगर एक बार आप चीजें समझ लेंगे तो आपको बस इनकी ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, और जब आप अमृता सेन की बात करेंगे तो आपको इनकी ये लाइन याद रखनी है। सिर्फ एक एक लाइन की ये बात रहेगी। इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच आपको समझ आ गई है। अगली जो है ट्रिपल बर्डन थ्योरी। तो अभी हो सकता है थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी। अभी आप बस अच्छे से समझ लीजिए। ये किसने ली है, किसकी थ्योरी है? कैरोलिन मोजर करके नाम है इनका, इनकी थ्योरी है। नाम याद रखें या ना रखें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि किस तरीके से एम्पावरमेंट देखा जा रहा है। कैरोलिन मोजर क्या बोलते हैं कि सर डेवलपिंग कंट्रीज में, कैसी कंट्रीज की बात करते हैं ये? डेवलपिंग कंट्रीज। ये फीमेल भी हो सकती है, आई रियली डू नॉट नो अबाउट हिम और हर, बट कैरोलिन मोजर जी बोलती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो वुमेन है वो 3 टाइप के बर्डन जो है फेस करती है। कौन कौन से बर्डन होते हैं? पहले प्रोडक्टिव बर्डन होते हैं। क्या होते हैं प्रोडक्टिव, ये भी बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको। मतलब पहला जो है प्रोडक्टिव वर्क से रिलेटेड बर्डन होते हैं, दूसरा रिप्रोडक्टिव वर्क से रिलेटेड बर्डन होते हैं, और तीसरा कम्युनिटी वर्क से रिलेटेड बर्डन होते हैं। ठीक है, ये 3 आपको समझ आ रहा है। तो अब क्या होते हैं, वन बाय वन देखते हैं इनको। प्रोडक्टिव वर्क का क्या मतलब है? देखो, इन चीजों को आपको कैसे देखना है कि सिर्फ 3 चीजें हैं, फैमिली, जॉब, सोसाइटी। एक जो वुमेन है वो इन 3 जगह पे काम करती है और इन तीनों ही जगह पे अलग अलग टाइप के बर्डन फेस करती है। जॉब का मतलब है प्रोडक्टिव वर्क, कि वो मतलब कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे पैसा कमा रही है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको प्रोडक्टिव वर्क बोल रहे हैं। ठीक है, अब उस पर कहा कैसे बर्डन फेस किए जाते हैं वो समझते हैं। तो जो प्रोडक्टिव वर्क है वहां पे क्या बर्डन फेस करती है वो मैं बता रहा हूं कि जॉब वाले जो स्फेयर में है उनको वेज पैरिटी नहीं है,
वेज पैरिटी मतलब सेम वेज नहीं मिलती सेम काम के लिए, मेल को ज्यादा मिलती है, या फिर उनको लो वेजेस में ही रखा जाता है, हमेशा लो वेज जो जॉब होती है सिर्फ उन पे रखा जाता है, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा रखा जाता है, फॉर्मल में उनकी प्रेजेंस कम है। तो जो कैरोलिन कह रहे हैं कि यार डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोडक्टिव वर्क यानी कि जब वो वुमेन जॉब करने जाती है तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अपॉर्चुनिटीज सारी खुली हुई है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है कि आप जॉब करो, अगर आपके पास स्किल है तो आप जितनी भी बड़ी पोजीशन तक आप पहुंच सकते हो, आपको कोई बैरियर नहीं मिलेगा किसी टाइप के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या इन सब से रिलेटेड, ठीक है, कास्ट की लेकर या तो। बट डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोडक्टिव वर्क के ऊपर एक बर्डन वो फेस करती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव वर्क यानी कि फैमिली की बातें करते हैं। रिप्रोडक्टिव वर्क में जैसे कि उनका कहना है कि यार भले ही लेडी जॉब कर रही है बट हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किन पर है, उस लेडी पर ही है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव वर्क की, ठीक है। चाइल्ड केयरिंग जो है वो भी उनकी है, ठीक है। घर में खाना बनाना है, सबका ध्यान रखना है, वो भी उनकी है। एल्डर केयर करनी है, वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। भले ही वो जॉब कर रही है बट इन चीजों में इक्वालिटी नहीं है, वो ये इस टाइप के बर्डन भी फेस करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। थर्ड जो बर्डन है दैट इज कम्युनिटी वर्क। कम्युनिटी वर्क का क्या मतलब है कि उनको कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जो अनपेड होते हैं, बट जस्ट टू मेंटेन द सोशल फैब्रिक, जस्ट टू मेंटेन द सोशल फैब्रिक। जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई त्योहार होते हैं, तीज हो, मतलब जैसे दिवाली है, होली है, तो मोस्टली मंदिरों में या कहीं भी जाना होता है तो लेडी जाती हैं, ठीक है। दिवाली पे अगर कहीं जाना है तो लेडी जा रही हैं, किसी के कोई फंक्शन है, गीत वगैरह, जैसे हरियाणा पंजाब में कुछ गीत का कुछ ऐसा सिस्टम रहता है, वहां पे लेडी जा रही है। बोल दो उन्हें नहीं पता कि ये मतलब मतलब वो भले ही खुद बर्डन के लिए नहीं देख रही हो, उन चीजों को बर्डन एज बर्डन वो नहीं देख रही हो, बट कैरोलिन का ये मानना है कि वो कुछ काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से रहना है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के हिसाब से रहने की वो वुमेन को दे दी जाती है, ठीक है। कि वुमेन जो है सामाजिक तौर तरीके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कि मान लो जैसे फेस्टिवल का मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर कोई कलेक्टिव एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। तो कुछ काम उसको ऐसे भी करने होते हैं जो अनपेड होते हैं। तो ये ट्रिपल बर्डन थ्योरी जो है ये कैरोलिन की ये कहना चाह रहे हैं। लास्ट जो है क्या है, अगर देखो इंडिया की, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ कि इंडिया का एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी चीजें। इंडिया की रियलिटी देखते हैं इन तीनों ही बर्डन में, तो शायद आपको ज्यादा क्लियर ये चीजें होंगी। पहली बात कर रहे थे हम रिप्रोडक्टिव वर्क की, सॉरी प्रोडक्टिव वर्क की पहले देखते हैं, जॉब वाला जो एस्पेक्ट है। अब प्रोडक्टिव वर्क में हमें पता है कि यार लगभग 37% जो है वो वुमेन जॉब करती हैं ओनली, ठीक है। अगर 100 लड़कियां सीख कर रही हैं जॉब तो उनमें से 37 को ही हम दे रहे हैं, ठीक है। अब इन 37 को अगर मान लो हम देखें कि किसमें ज्यादा जॉब, कौन से सेक्टर में ज्यादा जॉब है, तो 90% वुमेन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि डोमेस्टिक वर्क हो गए, या कंस्ट्रक्शन में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, स्ट्रीट वेंडिंग हो गए, मतलब कोई रेहड़ी लगा रही है, कोई एग्रीकल्चर हो गए, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में है और वहां पे उनको कोई भी ऐसे सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव वर्क की रियलिटी है कि हाँ इंडिया भी बर्डन फेस कर रहा है प्रोडक्टिव वर्क के, जो इंडिया की वुमेन जो है वो प्रोडक्टिव वर्क में फेस करती है। बात करें रिप्रोडक्टिव वर्क की, अगर रिप्रोडक्टिव वर्क की रियलिटी देखें तो एक डेटा मैं आपको देता हूं कि जो अनपेड केयर वर्क जो होता है, अनपेड केयर वर्क जो होता है लगभग हर वुमेन ऑन एन एवरेज, हालांकि इससे ज्यादा मतलब गांव में इससे ज्यादा रहता है, बट ऑन एवरेज मतलब ये देखा गया है कि 137 मिनट्स जो है पर डे
हालांकि इससे ज्यादा होता है, बट ये सिर्फ उस काम को काउंट कर रहे हैं प्योरली कि आप कुछ खाना बना रहे हैं तो सिर्फ वो ही टाइमर चल रहा है कि आपने खाना बनाया है तब तक का, आपने अपने बच्चों के लिए कुछ किया तब तक का वो काम, आपने एल्डर के लिए कुछ किया वो काम, तो वो अनपेड है। आपने क्लीनिंग की तो वो सारी चीजें मिला के पानी लाना, साफ सफाई करना, 137 मिनट्स पर डे। बट वी नो दैट कि गांव में इससे ज्यादा रहता है, शहरों में हो सकता है कि वो एवरेज कम हो। ये एक वुमेन फेस करती है अनपेड केयर वर्क। अगर मेन की बात करूं तो मेन जो है, मेन लगभग सिर्फ 75 मिनट्स, अगर जो लोग कर भी रहे हैं उनका भी एवरेज जो है वो ये है। तो इनके पास भी एक अनपेड केयर वर्क का बर्डन है इंडिया में भी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मतलब आप देखेंगे तो थोड़ा यंग वुमेन की अगर सिर्फ बात करें कि 15 टू 29 एज, हमने ये जो लिया है ये सारी वुमेन को मिला के, बट अगर 50 टू 29 ले तो ये ही जो वर्क है ये 165 मिनट पर डे होता है। ठीक है, आप कोई भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अनपेड केयर वर्क वो करती है, हम डिटेल में भी देखेंगे अनपेड केयर वर्क, आगे एक पूरा सेक्शन मैंने रखा है, उस पर आ सकता है क्वेश्चन। थर्ड हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव वर्क हो गया, प्रोडक्टिव वर्क हो गया, थर्ड जो है कम्युनिटी वर्क। कि कम्युनिटी वर्क क्या है जिसमें वो बर्डन फेस करती है। कम्युनिटी वर्क में आप कैसे लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं गाँव में। लेडीज जो होती है वो कुछ कमिटीज वगैरह खोल लेती हैं, कुछ बैंक से लिंक करवा देती हैं, तो उनको एसएचजी बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो फिर इनकी मीटिंग्स वगैरह और ये सब, तो इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती है और ट्रेनिंग वगैरह, बुक कीपिंग, ये सब जो है ये अनपेड है, इनमें कोई उनको पैसा वैसा नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इन चीजों में भी कम्युनिटी वर्क में भी बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है उनका। फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन करना है, घरों में रंगोली बनानी है, मिल के शादी की तैयारियां करनी है। ठीक है, शादी तो चलो पर्सनल हो गया, बट मान लो कि कोई मंदिर में कुछ फंक्शन है तो लेडीज सारी जा रही हैं, वो कुछ काम करवा रही हैं, तो ये सारे भी कम्युनिटी वर्क के बर्डन कैरोलिन देख रहे हैं। हालांकि अपनी सोसाइटी के हिसाब से अगर उन एंगल को देखें तो हो सकता है कि हम उनको बर्डन ना माने, बट अगर प्योरली इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखें कि आपने कुछ काम किया, आपको बदले में क्या उस चीज का कुछ रिटर्न मिला या नहीं मिला, तो फिर वो बर्डन होता है। ठीक है, लास्ट एक बार देखते हैं। हाँ, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस ऑफ पावर, पावर रिलेशंस। काफी इंपॉर्टेंट है ये, मुझे मतलब हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा अभी ज्यादा लगे, बट अगर आप ये 3 4 5 जो भी डायमेंशन में बता रहा हूँ ये याद रह जाती हैं आपको, आपके ऐसे बहुत स्मूथली आप लिख पाएंगे। ठीक है, पावर रिलेशंस। पावर रिलेशन जो थ्योरी है ये रोलैंड की है। ये बोलते हैं कि एक्चुअल में जो पावर की डायमेंशन है ना, कि मान लो कि किसी को आप पावर दे रहे हो, पावर मतलब पावर क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एम्पावर करना मतलब किसी को पावर देना। ठीक है, एम्पावरमेंट का एक्चुअली मीनिंग ये है ना कि आपने लड़कियों को पावर दी है अपने डिसीजन खुद लेने की, पैसे कमाने की। बट ये बोलते हैं कि जो पावर की आप बात करते हो ना, तो उनकी 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन ऑफ पावर। जैसे ऊपर हमने वो देखा था ना, कबीर बोलते हैं कि एजेंसी अचीवमेंट, उन्होंने भी 3 डायमेंशन में देखा था। तो ये भी कुछ 3 डायमेंशन बताते हैं, बट इनकी अलग है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से इन्होंने चीजें बताई हैं। ये बताते हैं 3 टाइप की है, पावर ओवर, पावर ओवर समथिंग, पावर टू समथिंग, एंड पावर विद समथिंग। वन बाय वन समझते हैं इनको, फिर आपको थोड़ी क्लियर हो गई है। जैसे कि अगर बात करें पावर ओवर, कि हमने किसी लड़की को, किसी वुमेन को पावर दी है ओवर, जैसे ओवर क्या, ओवर रिसोर्सेज एंड डिसीजन, ओवर रिसोर्सेज और उसके डिसीजन लेने की। ठीक है, ओवर रिसोर्सेज का मतलब कि जैसे कि इनकम हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, डिसीजन का मतलब लाइफ के डिसीजन, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल चॉइसेस हो गया, ये सारी चीजें जो है पावर ओवर है। पावर टू क्या कहना चाह रहे हैं ये, पावर टू, अब पावर टू का क्या मतलब है,
अच्छा, ये चॉइसेस कौन से? लाइफ चॉइसेस की बात कर रहे हैं, जैसे लव मैरिज करना, अपनी पसंद से कुछ करना। तो मैं आपको थोड़ा और क्लियर करता हूँ एक बार डिटेल में। पावर ओवर कैसे अलग है पावर टू से? पहले पावर ओवर को थोड़ा डिटेल में समझो कि मैंने बोला कि रिसोर्सेज के ऊपर या डिसीजन लेने की पावर, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम है, या लैंड है, या मैरिज है। अब ये तीन ऐसे डिसीजन हैं, और भी ऐसे हो सकते हैं, बट मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर इनकम पे वुमेन का कंट्रोल है, कि वुमेन डिसाइड करेगी कि वो पैसे कहाँ जाएंगे, तो क्या मैन को लॉस, मतलब मैन को नहीं करना पड़ेगा? मतलब या तो मैन उस पर डिसाइड कर सकते हैं, वुमेन डिसाइड कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते एक टाइम पे। ठीक है, मतलब एक की ही चलेगी ना, कि यार इस इनकम का क्या करना है। मतलब ठीक है, वो म्यूचुअल डिसाइड कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, बट मान लो कि हमें किसी एक को पावर देनी है, तो या तो मैन को मिलेगी या वुमेन को मिलेगी। मतलब अगर वुमेन को मिली तो मैन का लॉस है कि मैन को पावर नहीं मिली। मान लो कि मैरिज, मैरिज से आप समझो, लड़की बोल रही है कि मैं लव मैरिज करूंगी, यानी कि मेरी अपनी मर्जी से करूंगी। फादर बोल रहे हैं कि अरेंज मैरिज होगी। अगर लड़की लव मैरिज करती है, तो क्या फादर की पावर कम हो गई और लड़की की पावर बढ़ गई? ठीक है, तो कहने का मतलब जो पावर ओवर है, इसका मतलब है कि सर, या तो उस पे मेल की पावर रहेगी या फीमेल की। आपको ज्यादा क्लियर कब होगा? जब हम पावर टू पढ़ेंगे एक बार। देखो पावर टू क्या है? पावर टू एक्ट, पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, ये डिसीजन डे टू डे लाइफ के हैं। ठीक है, अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो इतना डेप्थ में, मतलब अगर आपको याद ना भी रहे तो चलेगा, बट जिन लोगों को थोड़ा याद, मतलब मेरा पर्पज है कि आप अगर जितना पढ़ पाए, जितना अच्छे से उन चीजों को समझ पाए, मैं उतना अच्छे से समझाऊं। आप फिर आपको अगर याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो आप कम भी याद रख के काम कर सकते हैं, कोई ऐसी उसमें वो नहीं होगा। एक मिनट, ये पेन अपने आप क्यों चल रहा है? हम बात कर रहे हैं पावर टू। पावर ओवर हमने देखा कि ओवर का मतलब कि किसी रिसोर्स के ऊपर पावर। पावर टू एक्ट मतलब कुछ काम करने की पावर। अब मान लो कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, कोई लड़की अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है। अब एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है घर में। तो अगर फीमेल ने बोला मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी, क्या उसने मेल की पावर को कम किया? नहीं किया ना। तो पावर टू मतलब आपने एक पैरेलल पावर दी है कि आप अपनी, मान लो कि वो ज्यादा पढ़ना चाह रही है, तो पढ़ना चाह रही है तो पढ़ो। ऐसा तो है नहीं कि लड़का पढ़ेगा या लड़की पढ़ेगी, दोनों भी पढ़ सकते हैं। तो पावर टू का मतलब होती है कि ये पैरेलल पावर है। ठीक है, थर्ड जो पावर वो बोल रहे हैं वो है पावर विद। पावर विद का क्या मतलब है कि कलेक्टिव पावर। ठीक है, विद अदर वुमेन बेसिकली। कलेक्टिव पावर जैसे कि एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो ही। ठीक है, नेगोशिएट करने की पावर, उनको पैसा लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो पेट्रियार्की को चैलेंज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। तो ये तीन टाइप की उन्होंने पावर दी है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो शायद आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा कि इन तीनों चीजों में इंडिया की पोजीशन की बात करें कि सर इंडिया की बात करते हैं, तो पावर ओवर, ओवर मतलब किसके ओवर? रिसोर्सेज के ऊपर पावर। पावर टू, पावर टू का मतलब कुछ काम करने की पावर, यानी कि एजेंसी। और पावर विद यानी कि कलेक्टिव पावर। हम इन तीनों में इंडिया का स्टेटस देखते हैं। क्या रिसोर्सेज के ऊपर हमने कुछ पावर दी उनको? सर पावर ओवर जो है, ये अभी भी मतलब परसिस्ट करते हैं, मतलब लड़कियों को पावर ओवर हमने दी नहीं है। जैसे कि अभी भी पेट्रियार्कल फैमिली है, अभी भी पंचायत जो है वो मेल डोमिनेटेड है। ठीक है, अभी भी लैंड रिलेटेड जो चीजें हैं वो उनको नहीं मिल पाती, इनकम के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रह पाता। तो ये पावर ओवर उनको पूरी तरह से नहीं मिली है। पावर टू एक्ट करने की पावर जो है वो एमर्ज हो रही है, कि वो खुद का बिजनेस कर सकती हैं, खुद की एजुकेशन कर सकती हैं, खुद की स्किल कोई ले सकती हैं, पढ़ सकती हैं, जॉब के लिए तैयारी कर सकती है। ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, इसमें इंडिया आगे है, बट इंडिया इसमें पीछे है। पावर विद मतलब कलेक्टिव पावर, सेल्फ हेल्प ग्रुप राइज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें भी मिक्स्ड है। जैसे मी टू मूवमेंट अगर चलता है तो वो उनकी कलेक्टिव पावर बढ़ रही है। ठीक है, कुछ अगर प्रोटेस्ट चल रहा है तो उनकी कलेक्टिव पावर बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है।
ठीक है, एक बार फटाफट एक बार रिकैप करते हैं ताकि आगे से मैं आपको जब रेफरेंस दूं किसी थ्योरी का तो आपको समझ आना चाहिए। पहला जो है कबीर जी का, कबीर जी ने बोला कि सर एम्पावरमेंट का मतलब तीन होते हैं, रिसोर्स, एजेंसी, अचीवमेंट। आपको सिर्फ इतने याद रखना है, रिसोर्सेज हमने देख लिया, एजेंसी देख लिया, अचीवमेंट देख लिया। अमर्त्य सेन बोले कि उनकी कैपेबिलिटी, रियल में उनकी कैपेबिलिटी आप इंप्रूव करो, ना कि सिर्फ कागजों पे। ठीक है, इंटरसेक्शनलिटी अप्रोच बोलती है कि सर आप सिर्फ एक फीमेल हो, ये एक डायमेंशन है डिस्क्रिमिनेशन की, बट आपकी कास्ट, आपके रिलीजन, आपका रीजन, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, आप अर्बन हो, रूरल हो, वो डायमेंशन भी मैटर करती है, और आप सारी का इंटरसेक्शन वाले फेस में आप फेस करते हो क्या, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फिर ट्रिपल बर्डन थ्योरी है। ट्रिपल बर्डन हमने देखा कि जॉब, फैमिली, सोसाइटी, इन अलग अलग स्फीयर में लड़कियां जो है अलग अलग टाइप के बर्डन फेस करती हैं। फिर पावर रिलेशन हमने अभी समझा कि पावर ओवर रिसोर्सेज के ऊपर पावर, कुछ एक्ट करने की पावर, और कलेक्टिव पावर, तीन टाइप के पावर होती है। ठीक है, तो अगर आपको एम्पावर करना है तो इन तीनों में ही आपको एम्पावर करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं हमारे रोलैंड जी। ठीक है, अब हम फटाफट देखते हैं आगे कि अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल एम्पावरमेंट। फिर मैं आपको रेफरेंस दे पाऊंगा कि यार ऊपर जो हमने डायमेंशन पढ़ी थी, जो थ्योरी पढ़ी थी, आप उस हिसाब से देखेंगे तो क्या है, तो आप जज कर पाएंगे। पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट। सर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या है, सोशल एम्पावरमेंट क्या है? ठीक है, देखो पहले डिफरेंस समझो कि पहले तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट समझते हैं क्या है। वैसे तो मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अलग से हम पढ़ चुके हैं इसको। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या है? इंडिया ने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया है, इसका मैं कुछ डेटा आपको देता हूं। क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि हमने एलएफपीआर जो है वो बढ़ा है टाइम के साथ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, ये आप लिखेंगे। ठीक है, एसएचजी जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो बढ़े हैं, तो उनकी नेगोशिएशन पावर, उनको लोन वगैरह मिलना स्टार्ट हुए हैं, इकोनॉमी में वो आ रही हैं, बिजनेस कर पा रही हैं। मुद्रा लोन्स हम दे रहे हैं। ठीक है, कुछ हमने स्टैंड अप इंडिया स्कीम चला रखी है, जिसके अंदर हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है लोअर कैटेगरी की, उनको भी देते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वेज गैप जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो लोग बोलते हैं, मतलब मेन स्ट्रीम आर्ग्यूमेंट क्या है कि सर अगर आप इकोनॉमिकली एम्पावर कर देते हो वुमेन को, तो सोशली वो एम्पावर हो जाएगी अपने आप, सोशली मतलब सोसाइटी में उसकी पावर जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमारा ये आर्ग्यूमेंट है, मान लो कि जब आपको लिखना आता है कि इकोनॉमिकली एम्पावर हुई है, तो आपको ये सब लिखना है। बट जब आपको लिखना है कि सर इकोनॉमिकली एम्पावर हुई है, अच्छा पहले सोशल एम्पावरमेंट में आपको बताता हूँ कि है क्या सोशल एम्पावरमेंट। हो सकता है कि आपको दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो। हाँ, हम बात करेंगे इधर सोशल एम्पावरमेंट की। इकोनॉमिक हमने देखा कि उनमें मतलब इकोनॉमिक डायमेंशन में उनको अलग अलग फैसिलिटी देना, अलग अलग अपॉर्चुनिटी देना। व्हाट इज सोशल एम्पावरमेंट? सोशल एम्पावरमेंट क्या है? फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, कि उनके अगेंस्ट जो इतनी ज्यादा वायलेंस हो रही है, भले ही वो कमाने वाली लड़की है, भले ही वो नहीं कमाती, जॉब से कोई लेना देना ही नहीं है वायलेंस का, दैट इज सोशल डायमेंशन ऑफ एम्पावरमेंट। कि आप मेल के अगेंस्ट तो इतनी वायलेंस नहीं होती, डोमेस्टिक वायलेंस भी वो फेस कर रही है, ऑनर किलिंग भी वो फेस कर रही है, एसिड अटैक भी उनके ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस भी वो फेस कर रही है, सारी चीजें उनके ऊपर ही आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज कंट्रोल ओवर बॉडी एंड सेक्सुअलिटी, ये भी सोशल एम्पावरमेंट है। देखो अगर आप, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि मैं आपको दोनों एम्पावरमेंट बता रहा हूँ कि अब डिमांड क्वेश्चन की क्या होती है, आपको उस टाइप से लिखना होगा। मान लो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है तो आप देखेंगे, सोशल एम्पावरमेंट हुआ है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सोशल एम्पावरमेंट है क्या। ठीक है, और जब भी ओवरऑल एम्पावरमेंट की बात आएगी तो आप इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही एम्पावरमेंट की बात करोगे। ठीक है,
और उनमें से जो ऊपर जो थ्योरी आप लगा सकते हो वो लगाने की कोशिश करोगे अपने ऐसे में, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं सोशल एम्पावरमेंट की। दूसरी जो बात है वो है कंट्रोल ओवर बॉडी एंड सेक्सुअलिटी। देखो, हम डिस्कशन करते रहते हैं उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स के। डिस्कशन क्या कि यार रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है, एक वुमेन है, वो अगर अबॉर्शन इतने लिमिट तक करवा सकते हैं, इतने लिमिट तक नहीं करवा सकते। क्या आपको नहीं लगता कि विमेन अपने पेट में मतलब उस बच्चे को पालती है, वो सारा जो पेन है वो बियर करती है, और तो ये उसकी चॉइस होनी चाहिए कि वो पाले या ना पाले। ठीक है, मतलब उस बच्चे को जन्म दे या ना दे बेसिकली। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव राइट्स की बातें हम डिस्कशन जो है करते रहते हैं। मैरिटल रेप क्रिमिनलाइजेशन, मैरिटल रेप जो है अगेन, मतलब हमने उनकी बॉडी और सेक्सुअलिटी को हम अलग अलग डायमेंशन में तोल के फिर बैलेंस करना चाह रहे हैं, रेदर देन कि उनकी ही एंगल से देखें। एक वुमेन जो है वो भले ही किसी की वाइफ है, अगर उसके साथ रेप हुआ है तो दैट इज रेप, भले ही वो उसके हस्बैंड ने किया हो, बट फिर भी हम उसको फैमिली ये वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट देके क्या कर रहे हैं, मतलब उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली वुमेन का जो कंट्रोल होना चाहिए उसके डिसीजन के ऊपर, सेक्सुअलिटी को लेकर, बॉडी को लेकर, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है सर? और जैसे हाउस होल्ड में डिसीजन मेकिंग पावर, घर के जो डिसीजन लिए जाते हैं, क्या वो भी वुमेन को मिली हुई है? नहीं मिली हुई, वो भी उनको नहीं मिलती। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर समझ आ रहा है? ठीक है, अदर और आप देखोगे तो उनकी फ्रीडम ऑफ चॉइस, लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, ये सब चॉइस उनकी, जॉब करनी है, एजुकेशन लेनी है, आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना, करियर कैसा करना है, ये सारी भी चॉइसेस हमने नहीं दे रखे। ठीक है, और अ, जैसे कि और आप लिख सकते हो कि अनपेड केयर वर्क, ये सोशल एम्पावरमेंट है। और इंडिया की रियलिटी अगर दोनों में देखें तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है, इसमें भी कुछ हम गैप्स देखेंगे, बट सोशल एम्पावरमेंट में हम बहुत ज्यादा लैक करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे अगर वायलेंस वाला तो हमने पूरा ही पढ़ लिया, वायलेंस ये सब आप डायमेंशन आप देख सकते हो कि कैसे इन डायमेंशन में हम उतना नहीं बढ़े हैं आगे, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है। अब एक थोड़ा आता है कि सर ये तो हमें पता है कि सोशल एम्पावरमेंट नहीं हुआ, वो हम लिख सकते हैं, बट अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आता है, तो अगर ऐसा आता है कि यस हुआ है तो क्या लिखे, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। अगर क्वेश्चन आता है कि नहीं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में नहीं हुआ तो क्या लिखना है, वो मैं आपको पॉइंट बताता हूं कि सर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्यों नहीं हुआ। आप याद करो, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, पार्टिसिपेशन वाली वर्सेस एम्पावरमेंट वाली। हम उनको सिर्फ पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, उनको एम्पावरमेंट नहीं दे रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, व्हाई दिस इज नॉट एम्पावरमेंट। अगर किसी भी पॉइंट पे, लेक्चर के किसी भी पॉइंट पे, जो मैं मानता हूं कि ये आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बट फिर भी अगर लेक्चर के किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होता है, आप मुझे क्लियरली उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके, उस पेज का, उस टॉपिक का, कि सर ये स्क्रीनशॉट लेके आप मेरी आईडी पे भेज सकते हैं। आईडी में बता चुका हूं कई बार। ठीक है, आप टेलीग्राम पे भेजिए और कि सर ये वाली चीज जो है ये मुझे समझ नहीं आई, आप फिर से समझा सकते हैं क्या। ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, मतलब थोड़ा रिप्लाई करने में मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ, बट मैं समझा दूंगा, बिल्कुल इंस्टेंट में भी मैं अवेलेबल ना रहूं, मेरे भी कुछ सर्कमस्टांसेस है। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि किसी भी वजह से आपको वो लेक्चर या वो चीज, वो कंसेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए आपको कवर नहीं करने लेक्चर्स। ठीक है, मेरी भी कोशिश वही रहती है कि आपको अच्छे से समझाऊं। हम बात कर रहे हैं सर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है या नहीं हुआ। मैं कुछ आर्गुमेंट आपको दे रहा हूं जिसमें आपको लिखना है कि सर नहीं हुआ। पहला जो आर्गुमेंट है वो क्या है कि ये जो है, जो आप एलएफपीआर की बातें कर रहे हो, मुद्रा लोन, एसएचजी, ये सब बातें कर रहे हो, दिस इज डिस्ट्रेस ड्रिवन, नॉट
चॉइस ड्रिवन, मतलब लड़कियों की चॉइस नहीं है इसमें कि यार हमें जॉब जो करनी है वो ही उनको जॉब मिल रही हो। क्यों? आप देखो, मतलब 90% अगर इनफॉर्मल सेक्टर में लड़कियां कर रही हैं काम, तो आप समझो कि इनफॉर्मल सेक्टर में कौन जाना चाहेगा? अगर वो तो चाहेंगे ना कि हमें फॉर्मल सेक्टर में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, बट फॉर्मल सेक्टर में उनको अगर नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही, दैट इज वाई वो इनफॉर्मल सेक्टर में जा रही हैं। ठीक है, अब एक और मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो LFPR की बातें करते हैं ना लड़कियों के कि राइजिंग LFPR, उसकी रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। ये जो डेटा हम देखते हैं कि लगभग अभी सरकार बोले कि 40% हो गया है। ठीक है, दिसंबर में एक न्यूज आई थी कि 40% LFPR हो गया है। उसकी रियलिटी समझो, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर कोई लड़की या कोई वाइफ, कोई सिस्टर, कोई मतलब कुछ भी वुमेन घर में, अगर वो अपने हस्बैंड की खेत में जरा सी भी हेल्प करवा रही है, तो क्योंकि वो तो अनपेड है, मान लो कि मेरे घर में, मान लो कि आपके घर में 10 बीघा जमीन है, आप हस्बैंड जो है वो काम कर रहा है खेतों में, ठीक है, वो एम्प्लॉयड है क्योंकि वो 10 बीघा पे काम कर रहा है, बट वुमेन गई एक दो बार, उसने फसल कटाई में हेल्प कर दिया, कुछ भी हेल्प कर दी, तो इस LFPR में वो भी काउंट हो रहा है। बट क्या आप जेन्युइन सेंस में कह सकते हो कि उनको हमने एम्पावर किया है, उनको जॉब मिल चुकी है? ये नहीं भाई, वो सिर्फ अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही है थोड़ी सी। ठीक है, जबकि वो भी अनपेड है। इसके अलावा और क्या है, इसमें हमने इनफॉर्मल लेबर को बहुत ज्यादा काउंट कर रखा है, और इनफॉर्मल तो वैसे ही डेटा, मतलब इनफॉर्मल लेबर जैसे कि मनरेगा हो गया, कंस्ट्रक्शन लेबर हो गए, ठीक है, जो लेबर वगैरह हैं वो हो गए, तो इनको भी हमने काउंट कर रखा है। तो वो भी LFPR, ट्रू सेंस में तो LFPR वो भी मैं नहीं मानता कि अगर आप कहीं जगह पे लेबर वर्क कर रहे हो तो एक तो वो डेटा ही ऐसा अजीब सा मिलेगा, उनको बहुत रियल डेटा आपको मिलता नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर का, बट फिर भी वो आप उसको ट्रू एम्पावरमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, तो पहला आपको ये समझ आना चाहिए कि सर ये जो है ये डिस्ट्रेस ड्रिवन है, कि लड़कियां मतलब उनके घर की कंडीशन ऐसी है कि उनको कहीं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, अदरवाइज ये चॉइस ड्रिवन नहीं है। सेकंड आप क्या लिखोगे? सेकंड आप लिखोगे कि सर कंट्रोल ओवर इनकम जो है वो नहीं है। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इनकम के ऊपर कंट्रोल नहीं है। यहां आप फिर ऊपर से कोई भी थ्योरी जो है वो डाल सकते हो। थर्ड आप क्या लिखोगे कि सर ये जो वर्क है ये रिड्यूस नहीं करता केयर वर्क को। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि वुमेन जो है ट्रिपल बर्डन फेस करती है, तो वो फिर आप लिख सकते हो कि ये एडिशनल वर्क बन जाता है, एडिशनल बर्डन बन जाता है, ड्यूअल बर्डन, ट्रिपल बर्डन बन जाते हैं ये। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि वॉयलेंस जो है वो अभी भी परसिस्ट करती है, तो ट्रू एम्पावरमेंट नहीं है ये। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, आप कोई भी डेटा आपको दिखता है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और इवन जो ये वर्क भी जो मिला हुआ है, ये फोर्थ हो गई, फिफ्थ, जहां वो काम भी कर रही हैं वो भी एक्सप्लॉइटेटिव है। एक्सप्लॉइटेटिव वर्क यानी कि एक्सप्लॉइटेटिव एज इन कि उनको अनफेयर वेज मिलती है, उनको प्रमोशन नहीं मिलता, उनको कोई सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, सेफ्टी के लिए उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के भी अपने चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब आता है सर कि फिर अगर आपको ऐसे एम्पावरमेंट पे ऐसे आता है तो ये डायमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो हमने पढ़ा है वो आप इन्हीं ऐसे में आप यूज करोगे कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने में। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि सर फिर सोशल एम्पावरमेंट भी नहीं हुआ, इकोनॉमिक भी नहीं हुआ, तो फिर अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इंडिया को लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि दोनों को आप साइमल्टेनियसली एक साथ लेके चलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक
प्लस सोशल दोनों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को रिइंफोर्स कर पाए, ना कि आप सिर्फ इकोनॉमी में करते जाओ और सोशल में ना करो, तो फिर नहीं है। अब कैसे हो सकता है इंटीग्रेटेड, एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब एक मान लो कि यहाँ पे हम डायमेंशन देखेंगे, किस डायमेंशन की बात कर रहे हैं, उसका इकोनॉमिक क्या है, एम्पावरमेंट उसका सोशल क्या है, और फिर उसका इंटीग्रेटेड क्या होना चाहिए। तो इससे शायद आपको ज्यादा समझ आएगा। आपको लिखना कैसे है वो मतलब आपको दिख जाएगा। पहले कि मान लो रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम कई बार रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, मटेरियल, ह्यूमन। तो रिसोर्सेज यानी कि उनको स्किल देना, एजुकेशन देना, जॉब देना, इनकम देना, लैंड, कैपिटल, ये सारी चीजें। उसमें इनकम मतलब इकोनॉमिक क्या है, इनकम, क्रेडिट, ये सारी चीजें। और सोशल कंपोनेंट में आप क्या लिखोगे, इसमें इकोनॉमिक में आप क्या लिखोगे, इकोनॉमिक हो गई, लैंड हो गया, इनकम हो गई, क्रेडिट हो गई, स्किल हो गई, ये सारी चीजें। सोशल में आप क्या लिखोगे कि यार वॉयलेंस को कम करो, ठीक है, उनके लीगल राइट्स को बढ़ाओ, ठीक है। इसके इंटीग्रेटेड आपको काम कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेटेड, जैसे कि आप कि जितनी सेफ्टी ज्यादा इंश्योर करोगे वर्क प्लेस पे, सेफ्टी एट वर्क प्लेस, उतनी ही उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ये हमें समझ आ रहा है। दूसरा, इसके अलावा आप क्या करोगे कि आप ओनरशिप अगर दोगे उनको, तो उनकी मेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी और इससे वॉयलेंस उनकी कम होगी, ठीक है। तो ओनरशिप देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप बाकी चीजों को मतलब ऐसे समझ सकते हो कि हमें एक जो अप्रोच है वो इंटीग्रेशन की होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि एक केरला का एसएचजी ग्रुप बहुत ज्यादा मतलब एक एग्जांपल बना है, एक आइडियल एग्जांपल बना है। कुटुंबश्री करके एक है, कुटुंबश्री मॉडल। ये कैसा मॉडल है, एसएचजी का है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि वुमेन जो है वो मिलके आई, उन्होंने छोटी छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेज स्टार्ट की, एक दूसरे को लोन प्रोवाइड करना, मार्केट्स देना, एक दूसरे से परचेज करना। तो इस तरीके से कुटुंबश्री जो है काम करता है। बट इसमें सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं है, इसमें इकोनॉमिक तो चलो है ही है, प्लस इसमें सोशल डायमेंशन भी है कि वो जो है एक दूसरे के डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लेन करने में हेल्प करती है, चाइल्ड मैरिज को रोकने में हेल्प करती है, वो डिस्कस करती है अपने हस्बैंड अल्कोहलिज्म है तो उन चीजों को कम करने के लिए कुछ लीगल हेल्प चाहिए, या हेल्थ को लेकर वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं पैट्रियार्की को खत्म करने में, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो इंटीग्रेटेड अप्रोच का, कुटुंबश्री मॉडल है एसएचजी का, सेल्फ हेल्प ग्रुप केरला का, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमारे जो डायमेंशन है अनपेड केयर वर्क बचती है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिपल तलाक का, एक बार देख लेंगे थोड़ा, ग्लोबलाइजेशन है, विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम कई बार देख चुके, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा हम अगले लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पार्ट 2 में। तो तब तक आप इतना एक बार समझिए, पार्ट 2 भी आपको साथ ही देखना पड़ेगा, मैं साथ ही अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के पार्ट 2 में।